जय हिंद मेरे दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने बिहार एसएससी के सेशन को आगे बढ़ाने के लिए। तो बिहार एसएससी का जो हम लोग अभी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं यह बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस कर रहे हैं। ज़बरदस्त प्रैक्टिस इस तौर पर हम कर रहे हैं, बोल सकते हैं कि जैसे आप लोग का जो सिलेबस है, सिलेबस जो बिहार एसएससी या बिहार एसएससी का जो CGL 4 का जो वैकेंसी आने वाला है उस लेवल को हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। जो सिलेबस है उसी पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं, सिलेबस टू सिलेबस बात कर रहे हैं। और आप जब प्रीवियस ईयर बनाइएगा या जो भी आप सेट प्रैक्टिस मार्केट में है, जब आप उस सेट प्रैक्टिस को बनाइएगा तो अगर आप मेरा क्लास लगभग अगर आप शुरुआत से देख रहे होंगे तो वो छात्र का अगर मैथ रीजनिंग अच्छा होगा, जो मेरा वीडियो लगातार देख रहे होंगे और स्पेशल में उसका मैथ रीजनिंग अगर अच्छा होगा तो यह समझिए कि आप कम से कम आपका नंबर 115 आ रहा होगा। 110 से 115 के बीच में आराम से आ जा रहा होगा। तो आप लोग को अभी भी हम बता रहे हैं कि आपके पास इस बार गोल्डन मौका है। देख रहे हैं कि LP का, टेक्नीशियन का, फिर आगे NTPC का जो वैकेंसी आएगा यह बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाला है। अभी तक तो हम लोग अनुमान लगा रहे थे कि वैकेंसी बहुत ही कम हो गई, लेकिन अब जो वैकेंसी आने वाली है यह वैकेंसी अब ज़बरदस्त तौर पर वैकेंसी आ रही है। देख रहे होंगे कि सीट में दिन ब दिन बढ़ोतरी होते जा रहा है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं RPF का, तो देख रहे हैं RPF का वैकेंसी भी जो है कि आ गया हो सकता है ये अभी बढ़ जाए, क्योंकि बहुत कम मात्रा में है, पक्का बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बिहार एसएससी का आप लोग के पास बिहार के अंतर्गत बहुत ही गोल्डन चांस है, बहुत गोल्डन चांस। और सिलेबस इसका बहुत मस्त है, बनाने लायक सिलेबस है, आप स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैथ बहुत ईजी आता है, 1-2 मैथ रहता है वो जो है कि टाइम पास मैथ रहता है, बाद में के सब ईजी रहता है। अगर हम लोग रीजनिंग का बात करते हैं तो रीजनिंग भी आपका बनने लायक होता है और जीके जीएस भी बनने लायक रहता है, बशर्ते आपको लूसेंट पर कमांड होना चाहिए, स्पीडी पर कमांड होना चाहिए और थोड़ा बहुत जो एक्स्ट्रा फैक्ट होता है क्वेश्चन उस पर कमांड होना चाहिए, तो उससे आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज का बिना समय गवाए हम लोग बिहार एसएससी के इस दूसरे सेशन को, आज का दूसरा क्लास चल रहा है, हम लोग उसका अलग से प्ले लिस्ट बना दिए हैं और जो भी नहीं देखे हैं वो प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा और आराम से आप जो है कि 1 नंबर वीडियो से, यानी वीडियो नंबर 1 जो होगा बिहार एसएससी का प्ले लिस्ट करके नाम होगा, आप लोग उसमें आराम से जाके तैयारी कर सकते हैं और आपका तैयारी जो है वो ज़बरदस्त हो जाएगा। और आप पूरा वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, आधा अधूरा वीडियो देखने का प्रयास नहीं कीजिएगा। तो चलिए इसी के साथ आज के हम इस जबरदस्त वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल क्वाइट है जो आपको एक एनर्जी प्रदान करता है, एक मोटिवेट प्रदान करता है। आगे जिंदगी में बढ़ने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का मोटिवेशनल क्वाइट है, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। आहा क्या मजा है। तो याद रखिएगा, काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि एक बेमिसाल बन जाए। तो बेमिसाल तभी बन सकता है जब आप पूरी दुनिया को छोड़ के, जिस तरह से आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो देख के अधिक से अधिक फायदा उठाइए। आपको दिल का बात बताते हैं, अगर आप मेरा वीडियो पे पूरा कमेंट रख रहे होंगे, पूरी तरह से फॉलो कर रहे होंगे, तो आप यकीन मानिए कि आपका एक अच्छा कोचिंग में जो लड़का पढ़ रहा होगा मेहनत करके, आप उतना बराबर आसानी से ला सकते हैं। क्योंकि पढ़ाई एक ऐसा चीज है जो जितना पढ़ेगा वो इतना आगे बढ़ेगा जिंदगी में। इसीलिए क्योंकि पढ़ाई किसी का जो है कि आपका अंदर का चीज नहीं है, यानी कि कोई किसी पर्सनल आदमी का नहीं है। पढ़ाई एक गरीब आदमी भी तैयारी करके जो है कि IAS बन जाता है। तो आप क्यों नहीं एक BPSC का एग्जाम या BSSC का एग्जाम या बिहार SI का एग्जाम या रेलवे का कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। तो आप 1 डे एग्जाम कोई भी हो, आप यकीन मानिए आपका सिलेक्शन होगा। आप अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने पिताजी माताजी अपने घर परिवार का नाम रोशन करने का एक बेहद मौका है आपके पास। तो चलिए आज का हम लोग जो है कि बहुत महत्वपूर्ण सवाल जो बिहार एसएससी के लेवल से हम लोग जो है कि करने वाले हैं। आप लोग लगातार बनकर रहिएगा, जो भी सवाल रहेगा सिर्फ आप सुन के याद रखने का प्रयास कीजिएगा और एक छोटा सा कॉपी रखिएगा, शॉर्ट नोट में एकदम जो है कि आप जो क्वेश्चन नया टाइप का लगे जिसमें आपको कंफ्यूजन होता है बार बार, आप उसको नोट डाउन करते चलिएगा। एकदम शॉर्ट में नोट डाउन करना है, ज्यादा लिखना नहीं है, शॉर्ट में जो कि आप समझ लीजिए। चलिए आज का पहला सवाल है, आज का पहला सवाल आप लोग को बताना है
कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है? सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान अगर पूछेगा तो मारेंगे जम्मू कश्मीर। कहाँ मारेंगे? जम्मू कश्मीर। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो जम्मू कश्मीर मारेंगे, लेकिन सलीम अली पक्षी विहार पूछेगा तो गोवा मारेंगे। कहाँ मारेंगे? गोवा। सलीम अली पक्षी विहार पूछेगा तो कहाँ मारेंगे? गोवा मारेंगे, लेकिन सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान पूछेगा तो मारेंगे कहाँ? जम्मू कश्मीर। और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान को सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? सिटी फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान को, याद रखिएगा। और आपका दाची ग्राम अभ्यारण्य भी कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वहीं काजी नाग भी कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में है। वहीं नाग नागिन झील भी कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। वहीं याद रखिएगा मानस झील, मानस बल झील कहाँ में है? जम्मू कश्मीर में। मानस अभ्यारण्य पूछेगा तो असम में मारिएगा। मानस अभ्यारण्य पूछेगा तो असम में मारिएगा, लेकिन मानस बल झील पूछेगा तो जम्मू कश्मीर मारिएगा। कहाँ मारिएगा? जम्मू कश्मीर। वहीं जम्मू कश्मीर में आपका अहरबल मेला हो गया, कंचोत मेला हो गया, लेवेंडर हो गया, स्फूर्ति गस्टर हो गया, ये सब कहाँ हो गया मेला? तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, हेमिस नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो हेमिस नेशनल पार्क जो है वह लद्दाख में है। कहाँ में? लद्दाख में। भारत के अंदर में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह हेमिस है। हेमिस है और कहाँ में है? तो लद्दाख में है। और भारत के अंदर में पहला राष्ट्रीय उद्यान या राष्ट्रीय पार्क जो है वह आपका कौन था? तो उत्तराखंड के अंदर में आप लोग को पता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, और यह याद रखिएगा किस राज्य में? उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और जिम कॉर्बेट का याद रखिएगा कि नाम जो था उसका पहले दूसरा कुछ नाम हुआ करता था, अभी उसका कुछ दूसरा नाम हुआ करता है। तो ध्यान दीजिएगा फैक्ट पे। जिम कॉर्बेट का पहले नाम कुछ अलग हुआ करता था, वर्तमान में कुछ उसका नाम अलग है। तो याद रखिएगा जिम कॉर्बेट का पहले नाम क्या था? तो जिम कॉर्बेट का पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। हेमिस ना है, हेमिस लद्दाख, हेमिस लद्दाख। लेकिन हेली नेशनल पार्क जो है वह कहाँ है? तो याद रखिएगा आपका काजीरंगा का पुराना नाम है। सॉरी आपका जो है कि जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है। जिम कॉर्बेट का पुराना नाम है। वहीं याद रखिएगा जिम कॉर्बेट का नया नाम क्या है? तो जिम कॉर्बेट का नया नाम है आपका, याद रखिएगा क्या? तो रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा नाम है? रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा जो है वह गंगा की सहायक नदी है। रामगंगा जो है वह गंगा की सहायक नदी है, और वह आपका जिम कॉर्बेट के बीचों बीच से होकर गुजरती है, इसीलिए रामगंगा नाम पड़ा है जिम कॉर्बेट का नया नाम। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए। वहीं आप लोग को बता दे कि भारत के अंदर में सबसे अधिक बाघ यानी टाइगर, भारत के अंदर में सबसे अधिक बाघ की संख्या जो है वह जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य में यह सबसे अधिक, याद रखिएगा। लेकिन भारत में सबसे अधिक बाघ की संख्या मध्य प्रदेश में है। कहाँ में है? मध्य प्रदेश में है। इसीलिए टाइगर दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? तो याद रखिएगा हम लोग इसीलिए टाइगर स्टेट के नाम से किसको जानते हैं? तो मध्य प्रदेश को जानते हैं। वहीं याद रखिएगा मध्य प्रदेश में 18 टाइगर रिजर्व है। कितना टाइगर रिजर्व है? 18। और वर्तमान समय में भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व है। वर्तमान समय में भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व है, और सबसे अधिक टाइगर रिजर्व की संख्या जो है वह मध्य प्रदेश में है, इसीलिए 18 याद रखिएगा। कितना है? 18। इसीलिए टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जानते हैं? तो मध्य प्रदेश को जानते हैं। समझ में आ गया? वहीं बात करते हैं भारत के अंदर में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागा अर्जुन श्रीशैलम। कौन सा है? नागा अर्जुन श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहां में है? आंध्र प्रदेश में है। वहीं आंध्र प्रदेश में नागा अर्जुन परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पे है। किस नदी पे है? कृष्णा नदी पे है, याद रखिएगा। समझ में आ गया? वहीं माल प्रभा, घाट प्रभा, दूध गंगा, पंचगंगा, ये चारों जो सहायक नदी है ये चारों कृष्णा के साइड
सहायक नदी है, किसका है? कृष्णा का। यानी कि दूध गंगा, पंचगंगा, दूध गंगा, पंचगंगा, घाट प्रवाह, माल प्रवाह, ये चारों सहायक नदियां किसका है? तो याद रख लीजिएगा आप लोग जो है कि कृष्णा का है। किसका है? कृष्णा का, याद रखिएगा। वहीं आपको बात करते हैं अलमाटी बांध। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा पर। अलमाटी बांध किस नदी पे है? कृष्णा पे है। वहीं मेटूर बांध किस नदी पे है? कावेरी पे। मेटूर बांध किस नदी पे है? कावेरी पे। वहीं याद रखिएगा मेटूर बांध कहाँ हो गया? कावेरी पे। वहीं ग्रैंड एंटिकट नहर किस नदी पे है? कावेरी पे। ग्रैंड एंटिकट नहर तमिलनाडु में किस नदी पे है? कावेरी पे। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वह ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है। कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी का उद्गम स्थल है, याद रखिएगा। और कावेरी नदी अपना जल जो गिराती है वह बंगाल के खाड़ी में गिराती है। कहाँ गिराती है? बंगाल के खाड़ी में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो कालेसर और सुल्तानपुर, कालेसर और सुल्तानपुर दोनों कहाँ में है? हरियाणा में है। दोनों कहाँ में है? हरियाणा में। कालेसर और सुल्तानपुर दोनों कहाँ में है? तो हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वह हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी चमोली, उत्तराखंड में। कहाँ में है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली कहाँ में है? उत्तराखंड में है, याद रखिएगा। और याद रखिएगा आपका फूलों की घाटी उत्तराखंड हो गया, लेकिन मौन घाटी या साइलेंट वैली कहाँ में है? तो याद रखिएगा वह आपका केरल में है। कहाँ में है? केरल में है। वहीं बात करते हैं सिलिकॉन घाटी किस राज्य में है? तो सिलिकॉन घाटी जो है वह बेंगलोर या कर्नाटक में है। कर्नाटक में सिलिकॉन घाटी है, तो इसीलिए सिलिकॉन सिटी के नाम से भारत के बेंगलोर को जानते हैं। किसको जानते हैं? बेंगलोर को जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में। मुकुंदरा हिल्स हो गया, रणथंभौर हो गया, केवलादेव हो गया, सरिस्का हो गया, भरतपुर हो गया, घना पक्षी विहार हो गया, ये सब कहाँ है? राजस्थान में। ये सब कहाँ है? राजस्थान में। और घना पक्षी विहार, यह केवलादेव पक्षी विहार जो है यह भरतपुर में है। कहाँ में? भरतपुर में। और इसी केवलादेव घना पक्षी विहार को हम लोग क्या कहते हैं? तो पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। और वहीं पर सांभर झील है, याद रखिएगा, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत में। खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है भारत में कौन है? तो सांभर है। और खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील जो है वह कौन है? तो चिल्का झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील, अगर तट लगा हुआ रहेगा तो तट हम तभी लगाते हैं जब वह समुद्र के किनारे होता है। तो राजस्थान में कहीं समुद्र नहीं है, लेकिन उड़ीसा के अंदर में चिल्का झील के पास समुद्र है। तो याद रखिएगा कि सबसे बड़ी खारे पानी की तटीय झील पूछेगा तो मारेंगे चिल्का झील। और अगर तट नहीं लगा रहेगा, सीधा पूछेगा कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सांभर झील मारिएगा। क्या मारिएगा? सांभर झील, जो कि राजस्थान में है। यह सवाल बिहार एसएससी बहुत पूछती है, इसीलिए आप लोग को बार बार रिकॉल करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ब्लैक बक, ब्लैक बक यानी काला हिरन। तो काला हिरन जो राष्ट्रीय उद्यान है वह गुजरात में है। कहाँ में है? गुजरात में। और गुजरात के कच्छ के रण में है, क्योंकि आपका जंगली गधा जो मिलता है वह कच्छ के रण में मिलता है। कहाँ में मिलता है? कच्छ के रण में। कच्छ के रण में जंगली गधा मिलता है। भारत में एकमात्र अभयारण्य जहाँ पर जंगली गधा मिलता है तो कच्छ का रण मारिएगा। क्या मारिएगा? कच्छ का रण। और कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में है। कच्छ का रण कहाँ है? गुजरात में। और कच्छ के रण में ही आपका लूनी नदी विलुप्त होती है। कौन विलुप्त होती है? लूनी नदी विलुप्त होती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का एक और नाम है जवाहरलाल नेहरू उद्यान। कौन सा उद्यान है? जवाहरलाल नेहरू। और पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है वह महाराष्ट्र में है। कहाँ में? महाराष्ट्र। इसका कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में भी पड़ता है। पेंच यानी ना कहता है पेंच फंसा हुआ है। जब दो भाई के बीच विवाद होता है किसी जमीन को लेकर तो गांव का आदमी क्या बोलता है? इस जमीन में पेंच फंसा हुआ है, पेंच फंसा हुआ है। हाँ, पेंच फंसा हुआ है। तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र एक दूसरे के पड़ोसी राज्य हैं। ठीक है।
तो याद रखिएगा ये दोनों में आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बताना है कि आपका संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, तड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, ये सब कहाँ है? महाराष्ट्र में। ये सब कहाँ है? राष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं, महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गोवा। 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 आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क कहाँ है? तो किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है मणिपुर में। कहाँ में? मणिपुर में। बहुत मस्त सवाल है, एग्जाम में बार बार आता है। किबुल लामजाओ नेशनल पार्क विश्व का एकमात्र ऐसा पार्क है जो कि तैरता है। क्या करता है? तैरता। और यह भारत के किस राज्य में है? तो मणिपुर में। और मणिपुर में किस जगह पे है? तो लोकटक झील में। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत का सबसे मीठे पानी का झील है, याद रखिएगा। उसी में आप लोग को बता दे कि उसी में क्या है? तो उसी में याद रखिएगा आपका लोकटक झील जो मणिपुर में है, उसी में याद रखिएगा आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है जिसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क। क्या नाम है? किबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इटांकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में। कहाँ में है? नागालैंड में। इटांकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में है? नागालैंड में। और नागालैंड राज्य का स्थापना 1963 में हुआ था। कब हुआ था? 1963 में हुआ था। 13वां संविधान संशोधन, 13 संविधान संशोधन 1963 में नागालैंड राज्य का स्थापना हुआ। वहीं नागालैंड में हॉर्नबिल दिवस नागालैंड में कौन सा दिवस? तो हॉर्नबिल उत्सव जो मनाता है वह कहाँ में? तो याद रखिएगा नागालैंड में। हॉर्नबिल उत्सव कहाँ होता है? नागालैंड में। लेकिन पक्के पागा हॉर्नबिल उत्सव कहाँ में होता है? अरुणाचल में। कहाँ में होता है? अरुणाचल में। अगर हॉर्नबिल पूछेगा तो मारिएगा नागालैंड, ठीक है। लेकिन हॉर्नबिल के आगे अगर पक्के पागा लगा देगा तो अरुणाचल मारिएगा। आगे बढ़ते हैं, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ है? या फिर वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? बिहार में। कहाँ में है? बिहार में। आगे बढ़ते हैं, भीमबंध भी कहाँ में है? बिहार में। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य भी कहाँ है? बिहार में। कमरताल झील भी कहाँ है? बिहार में। कैमूर अभ्यारण्य भी कहाँ है? बिहार में। विक्रमशिला अभ्यारण्य भी कहाँ है? बिहार में, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है ओखला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ओखला राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। कहाँ में? उत्तर प्रदेश में। और पटना पक्षी विहार भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पटना बिहार नहीं मार दीजिएगा। पटना पक्षी विहार आएगा तो पटना एटा उत्तर प्रदेश में। एटा उत्तर प्रदेश में। पटना पक्षी विहार एटा उत्तर प्रदेश में है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो याद रखिएगा अंडमान निकोबार में। कहां में है? अंडमान निकोबार में, याद रखिएगा सबसे अधिक 96 वन्यजीव अभ्यारण्य है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, असोला भाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां है? बहुत मस्त सवाल। असोला भाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है दिल्ली में है। कहां में है? दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत कब हुआ? 1973 में। प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 में। वहीं प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत 1992 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत 1992 में। वहीं आपका इंडियन राइनो विजन 2020-2005 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 2005 में। इंडियन राइनो विजन 2005 में, याद रखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो जैव सुरक्षा से। किससे है? जैव सुरक्षा से। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा से है, आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क है? तो सर्वाधिक संख्या में जो राष्ट्रीय पार्क है वह मध्य प्रदेश में है। कहां में है? मध्य प्रदेश में है, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन जो आयोजित किया गया था वह जेनेवा या स्विट्जरलैंड में 1979 में। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आप लोग को बताना है कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा, जब आप मफलर पहनते होंगे ठंडी दिन में तो क्या आपको ध्वनि अच्छा से जा पाता होगा? तो नहीं जा पाता होगा, यानी ध्वनि प्रदूषण से आप बच जाते होंगे। तो याद रख लीजिएगा आप लोग कि ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा वह ध्वनि प्रदूषण से है। किससे है? ध्वनि प्रदूषण से है, आपका याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, सिगरेट के धुएं में कौन कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं?
तो सबसे पहले सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? ब्यूटेन का। सिगरेट के लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सवाल पूछेगा सिगरेट के धुएं में कौन कौन से गैस का मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन का होता है। किसका होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO हो गया। क्या हो गया? CO। और बेंजीन का सूत्र क्या होता है? तो C6H6। C6H6 होता है बेंजीन का सूत्र, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल या जैविक नदी के नाम से दामोदर को जानते हैं। किसको जानते हैं? दामोदर को। और दामोदर जो सहायक नदी है किसकी है? हुगली की। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो बेंजीन के कारण रक्त कैंसर होता है। क्या होता है? रक्त कैंसर। बेंजीन के कारण क्या होता है? रक्त कैंसर। आगे बढ़ते हैं। बहुत मस्त सवाल, ध्यान दीजिएगा कि चेरनोबिल नाम का जगह जो है वह यूक्रेन में है। कहाँ में? यूक्रेन में। चेरनोबिल नाम का जगह जो यूक्रेन में है, उसके परमाणु केंद्र में जो नाभिक के दुर्घटना हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो जैसे आप लोग को पता है कि भारत के मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जिसमें कि आपका विस्फोट हुआ था किस गैस का? तो याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनेट का, यानी MIC गैस का रिसाव 1984 में हुआ था 3 दिसंबर के दिन। या कहीं कहीं 4 दिसंबर भी लिखता है, तो आप 4 दिसंबर याद रख लीजिएगा। 4 दिसंबर 1984 को आपका भोपाल में भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, जो कि एक भीषण दुर्घटना हुई थी। तो याद रखिएगा उसी तरह से चेरनोबिल जो यूक्रेन एक चर्चा में रहा देश, आप लोग को पता होगा, जो कि आपका रूस के और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध चल रहा था। तो यूक्रेन का जो आपका एक जगह है चेरनोबिल, उसमें परमाणु केंद्र में नाभिक की दुर्घटना हुआ था, वो किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 26 अप्रैल 1986। बहुत मस्त सवाल है, आप याद रख लीजिएगा, पक्का बताते हैं, कोनो एग्जाम में आ जाएगा कि याद रखिएगा 1986 में। कब हुआ था? 1986 में आपका नाभिक की दुर्घटना चेरनोबिल हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अम्ल वर्षा किसका किसका मिश्रण होता है? तो अम्ल वर्षा जो होता है वह आपका SO2 प्लस NO2 का होता है। किसका होता है? SO2 और NO2। SO2 और NO2 का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। SO2 और NO2 का मिश्रण होता है क्या? तो अम्ल वर्षा या एसिड रेन। और अम्ल वर्षा का pH मान जब 5.6 से कम हो जाता है, शुद्ध जल जब 5.6 से कम हो जाता है उसका pH मान, तो वह अम्ल वर्षा कहलाता है। क्या कहलाता है? अम्ल वर्षा। और अम्ल वर्षा जो सबसे पहले हुआ था वह कहाँ हुआ था? तो अम्ल वर्षा जो सबसे पहले हुआ था वह स्वीडन में हुआ था 1972 में। कब हुआ था? 1972 में। लेकिन आप लोग को बता दे कि सबसे अधिक जो अम्ल वर्षा होती है वह नॉर्वे में होती है। कहाँ होती है? नॉर्वे में होती है सबसे अधिक अम्ल वर्षा। लेकिन सबसे पहले अम्ल वर्षा कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले जो अम्ल वर्षा हुई थी वह स्वीडन में हुई थी। कब? तो याद रखिएगा 1972 में याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना है कि ओजोन परत पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है? तो ओजोन परत पृथ्वी से लगभग 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत स्थित है पृथ्वी से, और यह समताप मंडल में स्थित है। और ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन में मापते हैं। और ओजोन गैस जो महकती है किस तरह का? तो याद रखिएगा सड़ी हुई मछली के तरह, सड़ी हुई मछली के तरह, और सड़े हुए अंडे की तरह जो महकती है वह हाइड्रोजन सल्फाइड महकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का खोज किसने किया था? तो अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का जो खोज किया था वह ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन सैंकलिन ने और ब्रायन गार्डिनर ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि दूध उत्पाद में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा कि दूध उत्पाद में वसा की मात्रा को ज्ञात करने वाला यंत्र का नाम है ब्यूट्रोमीटर। क्या नाम है? ब्यूट्रोमीटर। क्या नाम है? ब्यूट्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं।
प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए लक्स मीटर का प्रयोग करते हैं। कौन सा मीटर? लक्स मीटर का। लेकिन प्रकाश के किरणों की तीव्रता मापने के लिए एक्टिनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? एक्टिनोमीटर। ये क्वेश्चन ज्यादा फेमस है। प्रकाश के किरणों की तीव्रता एक्टिनोमीटर से मापते हैं। वहीं उच्च ताप को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? पायरोमीटर का। लेकिन सूर्य का प्रकाश मापने के लिए बोलोमीटर का प्रयोग। किसका प्रयोग? बोलोमीटर का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग करते हैं। और स्टेथोस्कोप का जो खोज किया है वह लेनेक ने किया है। किसने किया है? लेनेक ने किया है। बहुत मस्त सवाल है। स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो हम लोग करते हैं हृदय की ध्वनि सुनने के लिए करते हैं, और इसका खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा, लेनेक ने। किसने खोज किया था? लेनेक ने। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि पास्कल किसका मात्रक है? तो पास्कल जो मात्रक है वह दाब का मात्रक है। किसका मात्रक है? दाब का मात्रक है। आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बनारस में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना किसने किया है? तो बनारस में प्रथम संस्कृत विद्यालय का स्थापना जोनाथन डंकन ने किया है। किसने किया है? जोनाथन डंकन ने किया है। आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, किस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपया खर्च करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया? तो याद रखिएगा, चार्टर अधिनियम 1813। 1813 के अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया। वहीं पहली बार इसमें ईसाई धर्म के लोगों को भी अलग से खर्चा दिया गया पढ़ने के लिए। समझ में आ गया? आप याद रखिएगा। वहीं आपका अगर बात करते हैं हम लोग कि 1813 अधिनियम के तहत ही पहली बार 1813 अधिनियम के तहत ही पहली बार याद रखिएगा आपको जो आपका व्यापार करने का जो एकाधिकार था वह आपका खत्म कर दिया गया। कंपनी का जो व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, वो 1813 अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया। लेकिन किसको किसको छोड़ के? तो चाय और चीनी को छोड़ के याद रखिएगा। लेकिन यह भी खत्म कर दिया आपका 1833 अधिनियम के तहत। 1833 अधिनियम के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ है? तो मोपला विद्रोह जो हुआ है वह मालाबार तट केरल में हुआ है। कहां में हुआ है? मौसे मोपला मौसे मालाबार, मौसे मोपला मौसे मालाबार तट पे हुआ है। और मालाबार तट जो है केरल में है। और यह हुआ जो था वह कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1836 से लेके 1854 में, 1836 से लेके 1854 में हुआ था। और मोपला विद्रोह का जो दूसरा चरण हुआ था वह 1921 में हुआ था। यह वाला सवाल पूछता जाता कि मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो इसका दूसरा चरण 1921 में हुआ था। लेकिन मोपला विद्रोह का जो पहला चरण हुआ था वो आपका 1836 से लेकर 54 में ही हो गया था। याद रखिएगा। और मोपला विद्रोह जो 1921 में दूसरा चरण हुआ था, यह क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछता है। तो ये आपको बता दे कि मोपला विद्रोह जो आपका 1921 में हुआ था, यह मालाबार तट में हुआ था। लेकिन इसके किसके अध्यक्षता में, यह इसका नेतृत्व करता कौन था? तो मुदलियार था। कौन था? मुदलियार। तो मौसे मोपला मौसे मालाबार और मौसे मुदलियार। समझ में आ गया? हुआ कब था? 1921 में। 1921 में। आगे बढ़ते हैं। नील विद्रोह किस से प्रभावित क्षेत्र कौन सा था? बंगाल। नील विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल में। नील विद्रोह कहां हुआ था? बंगाल में। पबना विद्रोह भी कहां हुआ था? बंगाल में। पबना विद्रोह भी कहां हुआ था? बंगाल में। चुआरो विद्रोह भी कहां हुआ था? बंगाल में। चुआरो विद्रोह भी कहां हुआ था? बंगाल में। आगे बढ़ते हैं। खेड़ा सत्याग्रह कहां हुआ है? तो खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ है। खेड़ा सत्याग्रह कहां हुआ है? गुजरात में हुआ है। और गुजरात में कब हुआ था? तो 1918 में हुआ था। जैसे महात्मा गांधी 1915 में आपके दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। भारत लौटने के बाद वह यहां पर आके केक खाया। क्या खाया? केक खाया। यानी CAK, यानी C से चंपारण याद रखिएगा, A से अहमदाबाद याद रखिएगा, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, और K से खेड़ा याद रखिएगा। यानी 1917 में चंपारण, 1918 में याद रखिएगा अहमदाबाद, और 1918 में खेड़ा। 1918 में खेड़ा, यानी दोनों 1918 में हुआ है, अहमदाबाद खेड़ा। लेकिन खेड़ा से पहले अहमदाबाद हुआ है, याद रखिएगा। इसीलिए CAK
केक, यानी महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद वह केक खाए। क्या खाए? केक खाए, याद रखिएगा। और महात्मा गांधी किसके कहने पे दक्षिण अफ्रीका से भारत आए? यह सवाल याद रखिएगा। तो महात्मा गांधी किसके कहने पे दक्षिण अफ्रीका से भारत आए? तो याद रखिएगा वह अपने गुरु के कहने पर। किसके कहने पर? गुरु के कहने पे। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले हुए, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले के भी गुरु कौन हुए? एमजी रनाडे हुए। कौन हुए? एमजी रनाडे। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन हुए? तो याद रखिएगा चित्तरंजन दास। कौन हुआ है? चित्तरंजन दास, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल कि तेभागा आंदोलन जो हुआ था, तेभागा आंदोलन जो हुआ था वह आपका किस वर्ष हुआ था? तो तेभागा आंदोलन भी जो हुआ वह बंगाल में हुआ है 1946 में। कब हुआ है? 1946 में हुआ है, याद रखिएगा। और भारत के अंदर में लाल क्रांति भी जो हुआ था 1946 में। तो अब सोचिएगा भारत में लाल क्रांति कब हुआ है? तो भारत में जो लाल क्रांति 1946 में जो हुआ है ना, यह लाल क्रांति का संज्ञा दिया गया है। तो किसको दिया गया है? तो आप लोग को पता होगा नौसेना विद्रोह हुआ था 1946 में 19 फरवरी के दिन आपका मुंबई में, जिसमें कि भारत के तरफ से आईएनएस तलवार हिस्सा लिया था, याद रखिएगा, अंग्रेज के खिलाफ। तो 1946 में जो लाल क्रांति हुआ था, आईएनएस तलवार नाम का जो गया था आपका यान मार्क करने के लिए उसमें जहाज, तो उसी को जो है कि लाल क्रांति का संज्ञा दिया गया है। लेकिन लाल क्रांति जो सबसे फेमस है वह आपका चीन का फेमस है। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुआ है। कब हुआ है? 1949 में। चीन में लाल क्रांति 1949 में हुआ है, लेकिन चीनी क्रांति जो हुआ था वह 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में हुआ था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, एका आंदोलन, एका आंदोलन के नेता कौन थे? तो एका आंदोलन के नेता मदारी पासी थे। कौन थे? मदारी पासी थे, याद रखिएगा, मदारी पासी थे। अगला सवाल, अवध किसान आंदोलन कब हुआ है? तो अवध किसान आंदोलन जो हुआ है 1920 में। कब हुआ है? 1920 में हुआ है, आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम सुने होंगे, जिसके उद्घाटन समारोह पर महात्मा गांधी ने पहली बार अपना जन भाषण दिया था। महात्मा गांधी ने जो अपना पहली बार जो जन भाषण दिया था वह 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन जो है कि आपका उद्घाटन समारोह के उपलक्ष्य में दिए थे। 1916 में बनारस के अंदर में पहला जन भाषण दिए थे। और उसी जन भाषण देने के क्रम में उसको राजकुमार शुक्ल मिला था, चंपारण वाला, जो कि उसको चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। आप लोग को पता होगा, बता चुके हैं। तो उसका स्थापना जो किया था आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, वो मदन मोहन मालवीय ने किया था। और स्थापना करने का जब उसका उद्घाटन हो रहा था तो मुख्य अतिथि के रूप में महात्मा गांधी पहुंचे थे। तो महात्मा गांधी ने 1916 में ही आम जनता के बीच में अपना पहला जन भाषण दिया था, याद रखिएगा। तो यहां पर सवाल है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किस अंग्रेज गवर्नर के द्वारा किया गया? तो लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। और लॉर्ड हार्डिंग के समय में याद रखिएगा बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में। और 1912 में जो कलकत्ता से दिल्ली राजधानी हस्तांतरित हुआ वह भी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के काल में। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि चार्ल्स वुड डिस्पैच, वुड डिस्पैच क्वेश्चन बहुत पूछता है एग्जाम में। तो चार्ल्स वुड डिस्पैच जो था वह अंग्रेज के द्वारा लाया गया पहला ऐसा समिति था जो भारतीय शिक्षा से संबंधित था, जो भारतीय शिक्षा से। तो याद रखिएगा, सीधा सवाल पूछता है कि वुड डिस्पैच कब आया था और वुड डिस्पैच का संबंध किससे है? तो वुड डिस्पैच का संबंध भारतीय शिक्षा से है या प्रारंभिक शिक्षा से है, और आया था 1854 में। कब आया था? 1854 में। और याद रखिएगा उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे, क्योंकि डलहौजी का कार्यकाल 1848 से लेके 1856 तक रहा है। तो उसी बीच में 1854 हुआ, 1853 में रेल चला था, 1852 में डाक टिकट वगैरह जारी हुआ था। तो ये सब आप याद रखिएगा, डलहौजी का कार्यकाल था। और 1848 में ही डलहौजी ने राज्य हड़प नीति को भी लागू किया था। राज्य हड़प नीति या गोद लेने वाली
नीति या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेप्स याद रखिएगा। और इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लेपेप्स या राज हड़प नीति के तहत डलहौजी के द्वारा हड़पा गया पहला शहर जो था भारत का, वह सतारा बना है। कौन बना था? सतारा बना था। और सबसे अंतिम शहर जो बना था वह आपका अवध बना था, जो कि आपका लखनऊ का अयोध्या का क्षेत्र था, जहां से आपके जो अवध के जो अंतिम नवाब बने थे वाजिद अली शाह, उसी से छीनने का प्रयास किया था कुशासन के आधार पे। किस आधार पे? कुशासन के आधार पे अवध को छीनने का काम किया था। आप लोग याद रख लीजिएगा। समझ में आ गया? जितना सवाल बता रहे हैं आप इसे याद रखिएगा। आप इसे अगर पचा लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपका रिजल्ट जो है जीके जीएस में जो आपको टेंशन हो रहा होगा, बहुत सारे छात्र का कमेंट आता है कि सर या भैया जो है कि हमको जीके जीएस पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, याद नहीं हो पाता है। तो आपको एक ही उपाय है कि आप लगातार बनकर रहिए और सुनिए। आपको गारंटी के साथ बताते हैं, हम कोई बड़े टीचर तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि आपको हम याद करवा देंगे। उतना सा एक्सपीरियंस है मेरे अंदर कि आपको याद करवा देंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन टच हो जाएगा। इसीलिए आप लोग बस लगातार बनकर रहिए। आप समझिए कि आपको जो हम थोड़ा सा भी सपोर्ट कर पा रहे हैं, यह अपने आप में बहुत जबरदस्त चीज है, क्योंकि आपको जो मोस्ट क्वेश्चन है, जो निचोड़ है, आपको हम वो चीज दे रहे हैं। आप बस खाली लगातार बनकर रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि हंटर आयोग जो आया था वह भारतीय शिक्षा से संबंधित आया था किस वर्ष? तो हंटर आयोग 1882 में। इससे पहले बताए वुड डिस्पैच 1854 में डलहौजी काल में। हंटर आयोग जो आया है 1882 में। और 1882 में कौन गवर्नर के समय? तो 1882 में लॉर्ड रिपन था, क्योंकि लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में ही स्थानीय स्वशासन को लागू किया गया था। और लॉर्ड रिपन के काल में ही पहली बार याद रखिएगा आपका जो है कि नियमित जनगणना का शुरुआत हुआ। ऐसे अगर जनगणना का शुरुआत देखें तो 1872 से हुआ है। भारत में जनगणना का शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के काल से शुरू हुआ था, लेकिन नियमित जनगणना का शुरुआत 1881 से लॉर्ड रिपन के काल में याद रखिएगा। और जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। और जनगणना का जो महान विभाजक वर्ष कहलाता है 1921 कहलाता है। क्या कहलाता है? जनगणना का जो महान विभाजक वर्ष कहलाता है 1921 कहलाता है। और जनगणना का जो लघु विभाजक वर्ष कहलाता है 1951 कहलाता है। क्या कहलाता है? 1951 कहलाता है। और एकमात्र राज्य नागालैंड है जहां का जनसंख्या क्या हुआ है? घटा है। क्या हुआ है? घटा है। वो याद रखिएगा, -0.31% घटा है। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बताना आप लोग को, रेलवे आयोग का संबंध किससे है? तो रेलवे आयोग का संबंध विश्वविद्यालय, रेलवे आयोग को विश्वविद्यालय आयोग भी कहते हैं। और ऐसे याद रखिएगा, जब विश्वविद्यालय आएगा तो वो छात्र से संबंधित होगा, यानी भारतीय शिक्षा से संबंधित होगा। तो रेलवे आयोग का संबंध विश्वविद्यालय से है, यानी शिक्षा से है। तो याद रखिएगा, विश्वविद्यालय में छात्र को रेला जाता है। क्या किया जाता है? रेला जाता है, यानी कि छात्र का बात नहीं सुना जाता है बड़े बड़े विश्वविद्यालय में। तो याद रखिएगा, रेलवे आयोग का संबंध विश्वविद्यालय से है। और यह जो आया था कौन गवर्नर के समय? करजन के समय। और आदमी लोग कर्जा ले लेके, स्टूडेंट कर्जा ले लेके विश्वविद्यालय में पढ़ता है, लेकिन फिर भी उसका रिजल्ट गड़बड़ हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो याद रखिएगा, रेलवे आयोग, अच्छा रेलता का है विश्वविद्यालय यानी शिक्षा। और विश्वविद्यालय में क्या चलता है? पैसा चलता है अधिक से अधिक, यानी कि आदमी कर्ज ले लेके जो है कि पैसा दे रहा है यूनिवर्सिटी को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है, सैंडलर आयोग का संबंध किस गवर्नर से है? तो सैंडलर आयोग भी भारतीय शिक्षा से संबंधित है। और सैंडलर आयोग 1917 में आया था। कब आया था? 1917 में। और 1917 के समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो चेम्सफोर्ड थे। कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि राधा कृष्णन आयोग का संबंध किससे है? तो राधा कृष्णन जो थे, आपके माइंड में आ जाएगा राधा कृष्णन। अच्छा, राधा कृष्णन वही राधा कृष्णन जिसके जन्म दिवस को हम लोग प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो शिक्षक यानी पढ़ाई, पढ़ाई यानी शिक्षा। तो याद रखिएगा, राधा कृष्णन आयोग का संबंध भी किससे है? तो याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा से। और यह 1948 में आया था। और याद रखिएगा कि याद रखिएगा, आजादी के बाद जो है कि आपका पहला जो शिक्षा पर आया गया समिति है वह राधा कृष्णन समिति है। याद रखिएगा, जो कि आपका लॉर्ड माउंटबेटन के काल में आया था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगला सवाल
कि शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो शिक्षा के संबंध में विख्यात अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत के जो प्रतिपादक करता थे वो लॉर्ड मैकाले थे। और लॉर्ड मैकाले के काल में ही भारत में पहला विधि आयोग का गठन 1834 में हुआ था। और लॉर्ड मैकाले के ही काल में 1835 में भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। लेकिन उस समय गवर्नर था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। आप लोग याद रखने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है कि सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना या गठन किस अनुच्छेद में है? 124 में। सर्वोच्च न्यायालय का गठन किस अनुच्छेद में? 124 में। और अनुच्छेद 124 के तहत याद रखिएगा भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय का जो गठन किया गया था वह 1950 में किया गया। 1950 में 28 जनवरी के दिन 28 जनवरी 1950 को भारत के सुप्रीम कोर्ट का स्थापना अनुच्छेद 124 के तहत किया गया। और याद रखिएगा जब भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट का स्थापना किया गया तो उसमें न्यायाधीश की कुल संख्या जो हुआ करती थी वह 8 हुआ करती थी। कितनी हुआ करती थी? 8 हुआ करती थी। यानी 7 अन्य न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के जो पहले मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो जस्टिस हीरालाल जे कानिया बने हैं। जस्टिस हीरालाल जे कानिया। और भारत में जो 28 जनवरी 1950 को जो सुप्रीम कोर्ट बना था यह सुप्रीम कोर्ट वह सुप्रीम कोर्ट था जिसका स्थापना 1935 अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था। 1937 में किया गया था। याद रखिएगा वही सुप्रीम कोर्ट आपका 1950 में जाके भारत का जो है कि सुप्रीम कोर्ट बना। और 1935 में जब उसका अधिनियम के तहत 1937 में जब स्थापना हो रहा था तो उसका नाम संघ न्यायालय हुआ करता था। क्या हुआ करता था? संघ न्यायालय। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? 126 के तहत। किसके तहत? 126 के तहत। याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति 127 के तहत। किसके तहत? 127 के तहत। याद रखिएगा। सेवानिवृत्ति न्यायाधीश को भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक में उपस्थित होने के लिए बुलाया जा सकता है 128 के तहत। यानी 124 में सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद फिर 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और 125 में वेतन भत्ता वगैरह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, 127 में तदर्थ न्यायाधीश, 128 में सेवानिवृत्ति न्यायाधीश और 129 के तहत याद रखिएगा क्या है? तो 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय कहने का मतलब है कि कोई भी चीज जो आपका रिकॉर्ड रहता है या केस रहता है सुप्रीम कोर्ट में वह लिखित रूप में रहता है, एक अभिलेख के रूप में रहता है, एक स्टेटमेंट के रूप में रहता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है 129 के तहत। समझ में आ गया? वही अनुच्छेद याद रखिएगा 215 के तहत, याद रखिएगा अनुच्छेद 215 के तहत आपका उच्च न्यायालय जो है वह एक अभिलेख न्यायालय है। वह एक अभिलेख न्यायालय है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है। अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 तरह का, वहीं हाई कोर्ट जो जारी करता है 226 के तहत। याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करेगा 32 के तहत और हाई कोर्ट रिट जारी करेगा 226 के तहत। 226 के तहत। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है 129 के तहत और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है आपका 215 के तहत। 215 के तहत। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग को बताना है किस अनुच्छेद के तहत उच्चतम न्यायालय की आरंभिक या मूल आधारिकता का वर्णन है? तो आरंभिक या मूल अधिकारिता का जो वर्णन है अनुच्छेद 131 में। अनुच्छेद 131 में। और इससे भी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 130। तो सर्वोच्च न्यायालय का स्थान निर्धारित करने की शक्ति मुख्य न्यायाधीश को है 130 के तहत। यानी कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो सबसे बड़ा आपका जो घर है वो दिल्ली के अंदर में है। यह सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर चाहे तो सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली के बाहर भी कर सकती है। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 130 में है। और भारत इतिहास में अब तक 2 बार ऐसा हो चुका है। भारत इतिहास में अब तक ऐसा 2 बार हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट की बैठक दिल्ली से बाहर आयोजित की गई है। याद रखिएगा उसमें से एक जम्मू कश्मीर है, एक हैदराबाद है। याद रखिएगा 2 बार सुप्रीम कोर्ट का बैठक दिल्ली से बाहर आयोजित हो चुका है। और ऐसा अगर
करना रहता है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वह आपका आगे आते हैं और फैसला लेते हैं कि हमको कहां पर डिसीजन लेना है बैठक करने के लिए। ऐसा प्रावधान 130 के तहत, किसके तहत है? 130 के तहत, याद रखिएगा। और सुप्रीम कोर्ट में पहले कितना न्यायाधीश था? शुरुआत में 8 था, 8 से 11 हुआ, 11 से 14 हुआ, 14 से 18 हुआ, 18 से 26 हुआ और 26 से 31 हुआ और 31 से अभी वर्तमान में 34 है। वर्तमान में कितना है? 34 है। 34 में 33 अन्य है और एक मुख्य है। और एक जो मुख्य है वह कौन है? याद रखिएगा, आपके DY चंद्रचूड़ है 50वें नंबर के। कितने नंबर के? 50वें नंबर के, आप लोग याद रख लीजिएगा। तो चलिए आज के हम इस बिहार एसएससी को सेशन को यहीं पर ब्रेक करते हैं। आप लोग तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कीजिएगा, आप बार बार रिकॉल कीजिएगा क्वेश्चन को, और जिसमें कंफ्यूजन होगा आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपका रिप्लाई अवश्य मिलता है और आगे भी मिलेगा। तब तक के लिए हम समाप्त करते हैं अपने सेशन को। जय हिंद, जय भारत।